गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 24 हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का टॉपिक फिर से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन जर्नल के रूप में बताऊंगा। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको अकाउंट खोलना सिखाया था। मैंने देखा है कि एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपसे पूछ दिया है केवल जर्नल एंट्री पूरा कंप्लीट करके बताओ, और जर्नल एंट्री बनाने समय बहुत सारे बच्चे से जर्नल एंट्री नहीं बनता है। क्यों जर्नल एंट्री नहीं बनता है? क्योंकि मुझे भी लगता है ऐसा, मुझे भी फील होता है ऐसा। एज ए जनरल स्टूडेंट मैं सोचूं तो अकाउंट खोलना, रिलेशन अकाउंट खोलना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना, या पार्टनर्स लोन अकाउंट खोलना, या कैश या बैंक अकाउंट खोलना बड़ा आसान है, एकदम इजी वाली बात है। लेकिन जब कभी अगर उसी चीज को बोल दिया जाए कि नहीं अकाउंट नहीं खोलिए, आप उसका लेजर नहीं खोल के उसकी जगह पे आप जर्नल एंट्री करिए, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए, जो हम पिछले लेक्चर नंबर 23 में आपको क्वेश्चन कराया था, उसी क्वेश्चन को हम फिर से उसके जर्नल एंट्री करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम इस क्वेश्चन को करने वाला हूं। आप अगर लेक्चर नंबर 23 नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसको आप देख लेंगे। ठीक है बच्चा, तो शुरू करूं आज आपके साथ। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट, जो लेक्चर नंबर 23 का ही क्वेश्चन है। तो इस बैलेंस शीट को सबसे पहले हमने जैसे रूल लेजर का बनाया था, वैसे ही इसका भी रूल होगा। सबसे पहले हम रिलेशन अकाउंट का जर्नल एंट्री करेंगे इसमें। तो सबसे पहले रिलेशन के जर्नल एंट्री करने के लिए हमको 6 रूल हमको याद है, 6 काम आप देख लीजिए, हम उसी को करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे पास रिलेशन अकाउंट बना हुआ है, हम उसको देख के भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं, फिर भी मैं आपके साथ आज जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं कुछ इस प्रकार से। आपके स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है रिलेशन का। सबसे पहला काम, नंबर 1 काम करेंगे आप। और चूंकि जहां तक डेट की बात होती है, तो आप यहाँ पे हर एक में डेट डालेंगे 31/12/2019, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था बुक्स की क्लोजिंग हो रही है 31 दिसंबर 2019, तो वही डेट सारे में होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स दिख रहा है उसको ट्रांसफर करने हैं। तो रिलेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को ट्रांसफर करने, मतलब लिस्ट तैयार करने हैं। तो रिलेशन अकाउंट DR, तो जितने भी एसेट्स आप देखिएगा, आइए क्वेश्चन दिखा दो। कैश को छोड़ के सन्डी, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फिक्सचर, इतने का एंट्री हम लोग करेंगे बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 हम लोग लिख लेंगे, जैसे जैसे हमने पढ़ा था। 2 दिख रहा है ना, सॉरी दिख रहा है, हाँ। तो 2 सन्ड्री डेटर्स, 2 स्टॉक अकाउंट, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जितने भी एसेट्स का लिस्ट हम लोग है उसको तैयार कर रहे हैं। 2 मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फिक्सचर, 3 आइटम और आ गया है। तो 2 मशीनरी अकाउंट, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट और 2 फिक्सचर अकाउंट। जितने भी एसेट्स हैं उनकी लिस्ट हमने तैयार कर दी है, जिनको हमको बेचने से पैसा मिलेगा, यानी जो हमको कैश में कन्वर्ट होगा, जो हमको कैश में कन्वर्ट होगा, मैंने उसकी लिस्ट तैयार कर दी। ठीक है बच्चे, तो आइए अब इनकी अमाउंट भी हम लोग भर लेते हैं। अमाउंट भरने के लिए जरा हमको पीछे घुमाना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो देख लीजिए, अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 55, 44, 19। तो यहाँ पे लिख देंगे 55, 44 और आपको 19,000 मैंने बोला था, यहाँ पे लिख देंगे 19,000। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, शुरू करें। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, 52, 38, 500, 27,000। तो यहाँ पे 52,000 और इसको 38,500 और फिर 27,000 हमने जैसे देखा।
अब जहां तक इसको ऐड करने की बात है तो आप यहाँ पे 2,48,000 है, इसमें 12,500 कैश का घटा दीजिए, वो डायरेक्ट बन जाएगा। ये भी एक टेक्निक है, क्योंकि सारे एसेट्स लिखे हैं तो कैश वाले आइटम घटा देंगे इस टोटल में से तो हो जाएगा। तो आइए हम घटा के लिख लेते हैं। 2,48,000 टोटल एसेट्स की वैल्यू थी, उसमें से 12,500 हमको घटा देनी है, तो ये हो जाएगा आपको करीब 2,35,500। हम उसको यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में 2,35,500। और आपने क्या है, एसेट्स को ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो लिख देंगे एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन पे आपको ट्रांसफर करना था, आपने ट्रांसफर कर दिया। नंबर 2 फिर से डेट वही रहेगा, डेट में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बुक्स में लिखा हुआ है कब डिसोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और जब भी कोई लायबिलिटीज का ट्रांसफर करते हैं ना, तो लायबिलिटी कैंसिल होता है, और लायबिलिटी कैंसिल होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स था, और आपको याद होगा क्वेश्चन तो मिसेज गुप्ता और मिसेज शर्मा था। मिसेज गुप्ता लोन अकाउंट, मिसेज शर्माज लोन अकाउंट। उसके बाद जो लिस्ट में ट्रांसफर होगा वही हम लिखेंगे। तो एक बार और देख लीजिए आप, सिंडिकेटेड हो गया, मिसेज गुप्ता हो गया, मिसेज शर्मा हो गया। रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो इसकी ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रियलाइजेशन अकाउंट के लिस्ट में जाती है, तो हम उसको भी लिख देंगे। 4,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहा है, और वो क्रेडिट साइड ही जाती है, आपको याद भी होगा, हम आपको दिखा भी देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और जितने अमाउंट है हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जरा देख ले, 38,000, 20,000, 30,000 और 4,000 ये था। इनको जोड़ना होगा तो 50,000, 88,000 प्लस 490, 2,000 हो जाएगा। और इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2 काम हमने किया। नरेशन में लिख देंगे लायबिलिटीज, जितने भी लायबिलिटीज है, साथ में एक प्रोविजन भी है, तो लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। और प्रोविजन किसके लिए, तो फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो लिख देंगे ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होने के कारण इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो 2 काम हो गया जैसे आपने देखा। तीसरा काम करेंगे, एसेट्स को बेचने वाले काम करेंगे। और एसेट्स बेचने के लिए हमको जरा क्वेश्चन जो बोला होगा देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एसेट्स बेचने के लिए कर रहा है, एसेट्स बिक रहा है, डेटर्स 52,000 का जोड़ना शुरू कर देंगे। जितने भी एसेट्स बिक रहे हैं उनकी ऐड एक बार कर लेंगे। तो 52,000 एक एसेट है, डेटर का स्टॉक है 42,000, बिल्स रिसीवेबल है 16,000 और मशीनरी है 49,000। इतना ही दिख रहा है जो कैश में बिक रहा है बच्चे। तो इसको जरा जोड़ लेंगे हम लोग। और जोड़ना क्या, मैंने अकाउंट खोल के जोड़ा भी है, यहाँ 159,000 आया है, हम उसी को लिखने वाले हैं बच्चे। तो जब भी एसेट्स बेच के हमें पैसा आया, तो सोचो एसेट्स बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट ईआर और टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट बेचने से आपको फायदा होगा। फायदा को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, है ना। तो 159,000 था, मैंने उसे देख के लिख लिया। वैसे आपको लिस्ट जोड़ने का हम सिखा दिया था मैं अभी। नरेशन में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स बेच के आपके पास पैसा आ गया।
उसके बाद आपको याद रखना है कि कोई एसेट अगर नहीं बिक रहा है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इस क्वेश्चन में फिक्सचर का हमें क्वेश्चन याद है तो मैं बता दूं, फिक्सचर बिक नहीं रहा था। इसका मतलब हुआ आज के डेट में इसका रियलाइजेशन वैल्यू नील है, इसीलिए क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी हुई है फिक्सचर से रिलेटेड। तो जब कभी क्वेश्चन में कोई एसेट्स बिकने से जानकारी ना हो, मतलब क्वेश्चन साइलेंट हो कि वेदर एसेट इज सोल्ड और इट इज टेकन बाय एनी पार्टनर, तो वैसी स्थिति में हमको कोई एसेट्स को नहीं बेचना है। मतलब क्वेश्चन में साइलेंट हो कि एसेट्स कोई बिक रहा है या कोई पार्टनर्स नहीं ले रहा है, तब हम उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको एज यूजुअल छोड़ देंगे। तो एसेट्स बेचने के बाद आपने एक एसेट्स का और जानकारी दी हुई थी, जरा मैं दिखा दूं। इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय गुप्ता एट द वैल्यू ऑफ 36,000। इन्वेस्टमेंट जो है ना गुप्ता ले लिया और वो एक अपने वाइफ का भी लोन का पेमेंट कर दिया। तो खैर एक इन्वेस्टमेंट बची हुई थी, यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट में, उस इन्वेस्टमेंट को एक पार्टनर ले लेता है। तो 31/12/2019 को ही एक एंट्री करेंगे। जब कोई रियलाइजेशन, जब कोई पार्टनर कोई एसेट को ले लेता है ना, तो बैंक अकाउंट के जगह पे उस एसेट्स, उस पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं। तो गुप्तास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ले रहा है, तो गुप्तास कैपिटल अकाउंट DR टू, अरे भाई इन्वेस्टमेंट ले रहा है तो आपको कहीं ना कहीं पैसा तो देगा ही, तो पैसा देगा तो फायदा ही होगा, फायदा फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और आपने गौर किया कि 36,000 में वो एक इन्वेस्टमेंट को ले रहा है। नरेशन में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय गुप्ता, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई गुप्ता। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम दूसरे एंट्री में आएंगे। फिर से 31/12/2019 को देखे थे कि लायबिलिटीज का पेमेंट भी गुप्ता कर रहा है, और जब भी कोई लायबिलिटी का पेमेंट करता है ना कोई पार्टनर, तो उसकी कैपिटल अकाउंट घटती नहीं है, बढ़ जाती है। तो 2 गुप्तास कैपिटल अकाउंट होगा। तो गुप्तास कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो अपने वाइफ का लोन पेमेंट कर रहा था, आपने देखा था। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई एक्सपेंस का लायबिलिटीज का पेमेंट होता है तो फर्म के लिए खर्चा हो जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया तो गुप्तास अकाउंट, आपने देखा 20,000 का उसके वाइफ का लोन था, वो उसको पेमेंट कर दिया गया। यहाँ हमें याद था, देख लीजिए 20,000 का, देख रहे हैं एंट्री। तो रिलेशन टू गुप्तास कैपिटल मैंने लिखा है यहाँ पे, रिलेशन टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन लिख सकते हैं, गुप्ता टुक ओवर मिसेज गुप्तास लोन, वो अपने वाइफ का लोन ले लेता है ना। उसके बाद आपको एंट्री में आते हैं, नेक्स्ट एंट्री में क्या एंट्री होगा, 31/12/2019 को ही सारा एंट्री करना है हमको। तो आपने गौर किया कि कैसे कैसे हमने किया। अब आते हैं किसी लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे हो रहा है कैश में। तो जरा क्वेश्चन पढ़ो। सिंडिकेटर्स वेयर पेड ऑफ लेस 3% डिस्काउंट। सिंडिकेटर्स का पेमेंट हो गया और कोई लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर रहा है, जबकि अभी मिसेस शर्मा का लोन का पेमेंट बाकी है 30,000 का। मिसेस शर्मा लोन आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 30,000 आपको दिख रहा है, 30,000, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी इसकी जानकारी नहीं है कि उसकी पेमेंट हो रही है। जरा क्वेश्चन पूरा देख लो, ये रहा फुल फ्लेज क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन चूंकि हमने पिछली बार बना रखा है लेक्चर नंबर 23 में, तो आप वहां देखे होंगे जब कभी कोई लायबिलिटी नहीं पेमेंट होता है, क्वेश्चन में साइलेंट होता है, तो हमको खुद ब खुद उस लायबिलिटी का पेमेंट कर देना है, ये रूल कहता है, ठीक है ना। तो एक तो सिंडिकेटर 3% कम पे डिस्काउंट पे पेमेंट हो रहा है, और दूसरा जो लायबिलिटी है मिसेस शर्मा लोन, उसकी भी पेमेंट हो जाएगी। और जब कभी किसी लायबिलिटीज का पेमेंट होती है ना, तो वो लायबिलिटी घटती है, वो लायबिलिटी क्या हो जाता है ना, घट जाता है। और लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो फॉर्म के लिए खर्चा होगा, खर्चा को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, और पेमेंट करेंगे तो मेरा बैंक अकाउंट जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। आपने गौर किया कि जो मेरा क्रेडिटर्स था, अब आप कहेंगे क्रेडिटर्स मेरा 38,000 था, इसको 3% के डिस्काउंट पे करना है पेमेंट,
तो मैंने वर्किंग नोट में पिछली बार भी बताया था 38,000 का मैंने 3% निकाला था, जो 1140 आया था, फिर मैंने उसको घटा दिया था। तो ये वाली फिगर जो है 38,000 का 97% है। या तो आप डायरेक्ट 97% निकाल दो, या 3% निकाल के उसको घटा लो, क्योंकि 3% डिस्काउंट पे पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट निकल गया है 36,860, और वहां पे शर्मा का लोन था 30,000, टोटल 66,860 पेमेंट हो रहा है लाइबिलिटी का। तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक में हम लोग लिख देंगे 66,860, है ना। और यहाँ पे लिख देंगे लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज पेड। तो एक तो लाइबिलिटी तो पार्टनर ले लिया गुप्ता, और बाकी लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया। फिर से 31/12/2019 को हम आएंगे। अब कोई और बचा है कि नहीं क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में आप देखिएगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200 पेड होना बाकी है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस फिर से हम पे करेंगे, और फिर से एक एक्सपेंस को जब पे करेंगे तो फॉर्म के लिए खर्चा होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू बैंक, अब कहेंगे सर कंबाइन नहीं कर सकते, नहीं बच्चे, कंबाइन करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। कितना आपने देखा, 1200 रुपये, 1200। तो बड़ा आसानी से आपने बना दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट के सारे काम हमने कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट 6 पार्ट्स में बनता है। तो पहले आइटम में हमने किया रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया। नंबर 2 सारी लायबिलिटीज का ट्रांसफर किया। एक एक्सटर्नल एसेट से रिलेटेड लायबिलिटी है प्रोविजन, उसको भी ट्रांसफर किया। नंबर 3 में हमने देखे कि हमने आपको एसेट्स का सेटलमेंट किया, एसेट्स को बेचा और एक पार्टनर एसेट ले लिया, उसको भी हमने ध्यान दिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया था। नंबर 4 में आप देखिएगा, नंबर 4 में ये 2 काम ऊपर का हो रहा है कि हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, और एक लायबिलिटी एक पार्टनर ले लिया, उसकी भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये नंबर 4 में आएगा। नंबर 5 में आप देखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस का हमने पेमेंट कर दिया। नंबर 6 में आप प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे रियलाइजेशन का, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री में आप यहाँ रियलाइजेशन लिख लीजिए, और रियलाइजेशन में जितने डेबिट में आए उसको एक तरफ जोड़ लीजिए, और जितने क्रेडिट में आए उसको एक तरफ जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन है 2,35,500, तो डेबिट में हमने लिख दिया 2,35,500। देखते जाइए आप। फिर से देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट में है 92,000, तो हम क्रेडिट में लिख दिए 92,000। फिर से देखिए रियलाइजेशन आपको क्रेडिट में 1,59,000 है, तो क्रेडिट में हम लिख दिए 1,59,000। फिर देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट में 36,000 है, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में 36,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन डेबिट में 20,000, रियलाइजेशन डेबिट में 66,860, तो 20,000 ये हो गया, 66,860 भी हो गया डेबिट में। फिर से रियलाइजेशन डेबिट में 1200 है, तो हमने 1200 लिख दिया। अब दोनों तरफ के रियलाइजेशन को हम डेबिट और क्रेडिट अलग अलग जोड़ेंगे। जरा हम लोग जोड़ते हैं, तो पहले हम इधर का जोड़ लेते हैं। तो 6, 9, 15, 2, 17, 10, 5, 15, 3, 18, 2,87,000 आ रहा है। ठीक है ना। रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट को हमको जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है? आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। ठीक है ना। तो क्रेडिट में हमने जोड़ा 2,87,000 इधर आ गया। जरा हम लोग इधर का भी जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड में मेरा आया है 3,23,560, और क्रेडिट साइड में आया है 287। तो क्रेडिट साइड रियलाइजेशन का कम है। जरा इसको घटा लेते हैं, और इसको घटाने के बारे में हमने देखा था, यहाँ मैंने घटा भी रखा है, 36,560 रुपये घटा के आया है। तो हमारा सब्ट्रैक्शन करके 36,560 रुपया आया है। तो 36,560 रुपया हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो आपने गौर किया कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में शॉर्टेज था। तो जब भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में शॉर्टेज हो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में शॉर्टेज हो, तो टू रियलाइजेशन पहले लिख देंगे। पहले तो यही अमाउंट लिख देंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिट में शॉर्टेज था। और कितना से शॉर्टेज था? 36,560 को।
अब देखेंगे कि चूंकि डेबिट साइड ज्यादा था तो फॉर्म को लॉस हो गया, और फॉर्म को लॉस होने के कारण फॉर्म्स का कैपिटल अकाउंट घटेगा, और तो फिर कैपिटल अकाउंट मतलब जो दो पार्टनर थे उनके कैपिटल अकाउंट को भी घटा देंगे। तो गुप्तास कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे शर्मास कैपिटल अकाउंट डीआर, शर्मास कैपिटल अकाउंट डीआर। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग जोड़ा। जोड़ने के बाद जिधर शॉर्टेज था, मान लीजिए क्रेडिट में शॉर्टेज है, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हमको करना है रियलाइजेशन को खत्म करने के लिए रियलाइजेशन का जितना डेबिट है उतना हमको क्रेडिट करना है। तो रियलाइजेशन क्रेडिट में 36,560 से शॉर्टेज था, तो मैंने रियलाइजेशन पहले ही क्रेडिट में 36,560 लिख दिया। उसके बाद देखा यहाँ पे कि डेबिट साइड ज्यादा है, यानी फॉर्म को लॉस हो गया, और फॉर्म को लॉस के कारण पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटेगा, और घटेगा तो उनको हम डेबिट करेंगे। और चूंकि इक्वल पार्टनर था, क्वेश्चन में नहीं था, तो यहाँ पे लिख देंगे 18,280, आधा इसका 18,280, 28,56, ठीक है। नरेशन में लिख देंगे क्या भाई, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद आपको एक और एंट्री करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ ट्रांसफर होगा कि नहीं, ट्रांसफर एंट्री, ये तो ऑलरेडी ट्रांसफर एंट्री हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ था, रिजर्व फंड 6,000 का। तो रिजर्व फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जब भी कोई लायबिलिटी को क्लोज करेंगे, आपको मालूम है ये एंट्री हम पहले से ही बता रहे हैं, रिजर्व फंड एक लायबिलिटी और इसको क्लोज करेंगे ना तो डेबिट हो जाएगा। तो रिजर्व फंड अकाउंट डीआर, और रिजर्व फंड के कारण जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको एक लायबिलिटी मिल जा रहा है पैसे रिजर्व फंड के। तो टू शर्मास कैपिटल अकाउंट, फिर से मैं बता दूं 6,000 का था और पार्टनर्स इक्वल थे, तो रिजर्व फंड 6,000 था तो पार्टनर्स इक्वल थे, तो 3,000 होगा। नरेशन में क्या लिख देंगे, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी लिख लो। तो लिख देते हैं रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पार्टनर्स। एंट्री बहुत कम होता है बच्चे। इसके बाद आपको पता है एक एंट्री बच जाता है, फाइनल पेमेंट का एंट्री बच जाता है। सारे काम करने के बाद एक एंट्री बच जाता है, वो है फाइनल पेमेंट। चूंकि लोन का पेमेंट का रहता है तो उसका भी एंट्री करते हैं। कोई लोन नहीं है, थर्ड पार्टी लोन है, कोई पार्टनर्स लोन नहीं है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। तो जब कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सेटलमेंट करते हैं तो कैसे सेटलमेंट करते हैं जरा देखते हैं। फिर हम पार्टनर्स क्रेडिट में जो है उसको अलग जोड़ लेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो डेबिट में है उसको अलग जोड़ लेंगे, और फिर आपस में घटा लेंगे। तो पार्टनर्स क्रेडिट में क्या क्या है शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अकाउंट खोल लो। अगर अकाउंट खोल के नहीं बनाने चाहते हैं तो पार्टनर्स क्रेडिट में सबसे पहला जो आइटम जाएगा वो देख लीजिए, गुप्ता और शर्मा जाएगा 90,000 60,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए गुप्ता और यहाँ पे लिख दीजिए शर्मा। ये हो गया 90,000 और ये हो गया 60,000। इनकी क्रेडिट बैलेंस हो गई। अब और खोजते हैं कोई क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे अभी अभी रिजर्व फंड दोनों क्रेडिट हुआ है 3,000 से, तो आप यहाँ पे 3,000 इनके खाते में क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स और क्रेडिट हुआ है, जरा देखते हैं कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक लायबिलिटीज का पेमेंट गुप्ता कर रहा है, तो 20,000 से उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे 20,000 से गुप्तास के कैपिटल अकाउंट में 20,000 यहाँ पे जोड़ दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है बनाने का। तो ये हो जाएगा 63,000 और इसको जोड़ेंगे तो 1,13,000 आ जाएगा। 110 और 3 13,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जो भी है तो गुप्ता और शर्मा के डेबिट का अमाउंट लिखते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, जरा देखते जाइए। बिल्कुल यहाँ पे डेबिट हो रहा है 36,000 से गुप्ता, तो 36,000 से गुप्ता को डेबिट कर दीजिए। फिर आगे बढ़िए, कोई और डेबिट हो रहा है,
देखिए हाँ सर, यहाँ लॉस जो ट्रांसफर हुआ था इसके कारण डेबिट हुआ था 18,280 से दोनों। तो 18,280 18,280 से दोनों डेबिट हुआ है। अब इनको भी जोड़ लेते हैं। ये तो 18,280 का यही होगा और ये 8 14 4 54,000 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम इसमें से घटा लेंगे। आप देख रहे हैं कि गुप्ता का क्रेडिट गुप्ता के डेबिट से ज्यादा है, तो गुप्ता के क्रेडिट में से गुप्ता का डेबिट घटा देते हैं। तो ये 54,280 जरा घटा देते हैं। तो ये 10 से 8 गया 2 और ये 9 से 2 गया 7 और ये 12 में चढ़ गया 8, यानी ये करीब करीब 58,720 आया। और इसका भी घटा लेते हैं इसमें से। ये भी करीब करीब ये भी आएगा 44,720। यानी आप इस एंट्री में देख रहे हैं तो क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट वाला ज्यादा है। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करने के लिए उसके डेबिट को उसके क्रेडिट के बराबर हमको करना है, रूल यही है। तो आपने गौर किया कि पार्टनर्स का जो क्रेडिट है वो ज्यादा है और डेबिट कम है, तो कितना से है ये डिफरेंस भी हमने निकाल लिया है ना। तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा। अब फाइनल पेमेंट की बात आ रही है, तो फाइनल पेमेंट करेंगे कैसे। तो आपने गौर किया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में शॉर्टेज है, जितना से शॉर्टेज है उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। ऐसे भी किसी के पार्टनर्स 31/12/2019 फिर से वही डेट, तो किसी के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करोगे तो वो कैपिटल अकाउंट घटेगा, डेबिट होगा। ये भी एक रूल है और रूल से बढ़िया है कि कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। डेबिट क्रेडिट का बैलेंस चेक कीजिए और डेबिट क्रेडिट का बैलेंस आपने चेक किया तो ये रहा क्रेडिट का बैलेंस और ये रहा टोटल क्रेडिट था और टोटल डेबिट था। तो टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट अगर हमने सबका मिलाया तो गौर फरमाइएगा, गुप्ता का टोटल क्रेडिट ज्यादा था और शर्मा का भी टोटल क्रेडिट ज्यादा था। यानी जर्नल एंट्री को बराबर करने के लिए दोनों के कैपिटल अकाउंट को हमको डेबिट करना होगा, तो मैंने डेबिट कर दिया। और चूंकि फाइनल पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट घटेगा और बैंक अकाउंट घटेगा तो कितना से होगा, तो यहाँ देख लीजिए 58,720, 58,720 और यहाँ पे 44,720 है। अब जरा इनको जोड़ के आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो 4 7 7 4 8 3 1,03,440 आया फाइनल पेमेंट। तो यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स। फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को हमने दे दिया है ना। तो ये एक टेक्निक है। अब चूंकि इसमें कैश अकाउंट बनाने का झंझट नहीं होता है और आपको रीचेक करना है, तो जितने भी बैंक है ना, तो बैंक के डेबिट वाले को जोड़िए अलग और बैंक के क्रेडिट वाले को जोड़िए अलग। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो समझिएगा आपका आंसर सही है। आपको अगर आगे वेरीफाई करना है तो, अगर वेरीफाई नहीं करना है तो यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये जर्नल एंट्री बनाने समय बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल होती है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा उसी की जर्नल होती है और कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। 2 एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री हो सकता है, जैसे अगर लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है वो, और चूंकि कोई एसेट्स का पेमेंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट किया, वो एंट्री तो हम लोग कर ही दी है। लोन तो इसमें था नहीं, पार्टनर्स लोन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में बच्चे अगर सिर्फ जर्नल एंट्री पूछेगा तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही बना के आना है। तो जर्नल एंट्री का जरा रूल समझ लीजिए, मैंने क्या क्या किया समझिए। नंबर 1, जितने भी एसेट्स हैं उनको आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिएगा, इसका एंट्री आप पास कर दीजिएगा। नंबर 2, जितने भी लायबिलिटी है वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। नंबर 3, जितने भी एसेट्स हैं इनके सेल वाला एंट्री कीजिएगा। नंबर 4, जितने भी लायबिलिटी हैं उनके एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये वाली लायबिलिटी, उनकी पेमेंट करने वाली एंट्री कर दीजिएगा। नंबर 5, अगर आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस पड़ा हुआ है तो उसकी आप एंट्री कर दीजिएगा। नंबर 6, आप रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट को चेक करके प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिएगा।
ठीक है। नंबर 7 काम करना है, अगर कोई रिजर्व वगैरह है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। नंबर 8 काम हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना है, मतलब उसका फाइनल पेमेंट कर देना है। अगर पार्टनर्स लोन होता तो यहाँ 8 नंबर में वो चला जाता और 9 नंबर में पार्टनर्स कैपिटल चला जाता। तो ये कुल मिला के 8 या 9 काम हो सकता है जो जर्नल में हमको करने होते हैं। इससे ज्यादा जर्नल में कोई काम नहीं होता है। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं, यहाँ से आप मिला सकते हैं कि दो जगह हमने पोस्टिंग किया है लेजर में, लेकिन जर्नल में 2 जगह पोस्टिंग कैसे होगा, क्योंकि जर्नल में हम लोग डेबिट क्रेडिट तो साथ में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 जगह पोस्टिंग की बात ही नहीं आएगी। एक बार पोस्टिंग करेंगे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जर्नल बनाने के लिए ये वाली जो रूल मैंने आपको लिखा है 8 रूल, इसको आप लर्न कर लीजिए। कभी जीवन में जर्नल आपका गड़बड़ नहीं होगा और आप आंसर बना के आएंगे, फुल मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरे तरफ से गारंटी है आपको। ठीक है बच्चे, तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से 1-2 और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन बताऊंगा और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।